हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ आपकी वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 7वीं सामाजिक विज्ञान का पेपर है। यह हिंदी माध्यम का और किस प्रकार से आपका पेपर आएगा, क्या क्या चीज़ें पेपर में पूछी जाएंगी, कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, तो उन प्रश्नों को हम आज इस वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो में ये आपका पेपर है, किस प्रकार से पेपर आएगा, क्या क्या चीज़ें इसमें आपको लिखनी है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों रोल नंबर लिखना है आपको अंकों में, और यहाँ पर उसी को शब्दों में। जिस प्रकार से अंकों में जैसे 1 4 3 1 ऐसे लिखा है, तो वैसे ही एक के नीचे एक ऐसे शब्दों में लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 3 1 इस प्रकार से आपको लिखना है दोस्तों। तो ऐसे आप कंप्लीट करेंगे, है ना। इसके बाद नीचे जो प्रश्न रहते हैं वो देखेंगे। और ये परीक्षा आपकी 2.5 घंटे की होगी और पूर्णांक आपका 60 नंबर का होगा दोस्तों। 24 प्रश्न कुल पेपर में आपके पूछे जाएंगे। किस प्रकार से आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है, क्या क्या चीज़ें आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, तो ये मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपकी सभी विषय की मिलती रहेगी। और आपके वार्षिक परीक्षा के पास पास भी चैनल पे मैं काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आऊँगा, काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे संग्रह लेकर के आऊँगा प्रश्नों के, जो आपकी परीक्षा में आएंगे और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन प्रश्नों को देखना ना भूलें, और सही समय पर आपको वे सारे प्रश्न मिलें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर ज़रूर करना। आइए देखते हैं। जैसे आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पूछेगा, प्रश्न नंबर 1 से 10 तक आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, यानी विकल्प वाले प्रश्न होंगे। और किस प्रकार से वो प्रश्न होंगे देखते हैं। और सभी प्रश्न जो आपके होंगे वो 1 नंबर के होंगे। जो 1 से 10 तक जो प्रश्न होंगे ना, वो 1 नंबर के होंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 है, इसमें पहला प्रश्न है और ये सामाजिक विज्ञान का है दोस्तों, है ना। काफ़ी सारे इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो पूरी वीडियोस को देखें आप और अच्छे से समझें कि क्या क्या प्रश्न है, कैसे उनके उत्तर आपको लिखने हैं। पहला प्रश्न है, मध्यकाल में कई नई प्रौद्योगिकी स्थापित हुई थी, निम्न में से कौन सी नहीं है। मतलब मध्यकाल में क्या क्या हुआ था, तो युद्ध में आग्नेयास्त्रों हुआ था, सही बात है ना। इसका उपयोग हुआ था। सिंचाई में राहट का उपयोग भी हुआ था। कताई में चरखे का उपयोग हुआ था। लेकिन मोटर गाड़ी का उपयोग उस समय नहीं हुआ था, है ना। मध्यकाल में मोटर गाड़ी का उपयोग नहीं हुआ था। तो क्या कौन सा सही नहीं है पूछा है, याद रखना। और इसमें बहुत कंफ्यूज होता है, नहीं है और है, तो याद रखना नहीं है आया है तो प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, है ना। इसका ध्यान रखना है। तो मोटर गाड़ी का उपयोग नहीं हुआ था, तो यहाँ हमारा सही उत्तर हो जाएगा मोटर गाड़ी। प्रश्न नंबर 2, इसमें लिखा है, अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा था। तो अंग्रेजों ने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा था दोस्तों, है ना। तो याद रखना कि कौन 3 भागों में बांटा था, है ना। कि मध्यकालीन भारत, है ना, फिर आधुनिक भारत, इस प्रकार से जो थे 3 भाग उसने बांटा था। तो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर क्या हो जाएगा, 3। प्रश्न नंबर 3 है, रामानुज का जन्म किस राज्य में हुआ था। जो गणितज्ञ थे रामानुज, है ना, उनका जन्म कहाँ हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था। तो ये प्रश्न भी ए नंबर आपका सही हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य में हुआ था। प्रश्न नंबर 4 में जैसे पूछा है आपको कि जाटों का नेता कौन था, तो याद रखना जो चूड़ामन था ये कौन था, जाटों का नेता था। तो ये उत्तर आपका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का। 5वें नंबर में लिखा है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द खालिस्तान से हुई है। तो किससे हुई है, एनवायरो, है ना, एनवायरोनर से हुई है ना। ये किसका शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो इससे क्या हुई है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, तो इस प्रकार से आप इसे याद रखिएगा। 6वां प्रश्न है, जिसमें लिखा है, वायुमंडल की इस परत में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती है। तो कौन सी परत में होती है, तो मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं वो कहाँ होती है, क्षोभ मंडल में होती है दोस्तों। जैसे बिजली कड़कना, है ना, बिजली कड़कना, बादल गरजना, बारिश होना, तो ये कहाँ होता है, ये क्षोभ मंडल में होती है। तो याद रखना कि जैसे पूछ लिया कि मतलब बिजली चमकने के लिए कौन सा मंडल उत्तरदायी है, तो उसका उत्तर भी क्षोभ मंडल होगा, है ना। यानी मौसम की जो भी घटनाएं हैं, बिजली चमकना, बारिश होना, तो ये कहाँ होता है, क्षोभ मंडल में होती हैं ये घटनाएं। तो इसका उत्तर ए नंबर होगा आपका। प्रश्न नंबर 7 में पूछा है, सहारा किस राज्य का रेगिस्तान है। तो सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है, तो ये कैसा है, गर्म रेगिस्तान है ना। क्या है, सहारा मरुस्थल है और कैसा है, ये गर्म है। तो इसका उत्तर सी नंबर हो जाएगा आपका। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, लिखा है, राज्य का प्रथम व्यक्ति कौन होता है। तो राज्यपाल जो होता है वो राज्य का प्रथम व्यक्ति कहलाता है। विधायक, महापौर ये नहीं होंगे, है ना। और देश का पूछे तो देश के होते हैं राष्ट्रपति। तो याद रखिएगा, राज्य का राज्यपाल और देश के राष्ट्रपति होते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर इस प्रकार से आपको लिखना है।
प्रश्न नंबर 9 में पूछा है सामाओ सामोआ द्वीप कहाँ स्थित है। तो सामोआ द्वीप जो है दोस्तों ये प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित है। तो सी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा, प्रशांत महासागर के दक्षिण में। याद रखना सामाओ द्वीप है, पाठ में हमने पढ़े भी हैं, है ना। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है किस प्रकार के व्यवसाय में पुरुषों से अधिक महिलाओं की भागीदारी होती है। तो जो नर्स वाला जो व्यवसाय है इसमें पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं होती है। वैज्ञानिक तो लगभग सेम, पायलट भी, किसान भी, लेकिन नर्स जो हैं वो महिलाएं अधिक होंगी। तो सी नंबर इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम देखेंगे लघुत्तरी प्रश्न है, किस प्रकार से आपको प्रश्न लिखना है, कौन कौन से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को आप ज़रूर से याद करें, बाकी तो आपको याद करना ही है दोस्तों, लेकिन इन प्रश्नों को आप ज़रूर से याद करें क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से काफ़ी प्रश्न आपकी परीक्षा में हूबहू आएंगे। पिछली बार भी मैंने काफ़ी वीडियोज़ डाला था जिनमें से काफ़ी प्रश्न फंसे हुए थे, काफ़ी प्रश्न आए थे परीक्षा में, तो इन प्रश्नों को भी आप ज़रूर से देखिए। जैसे लघुत्तरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 से 20 तक अब आपके लघुत्तरी प्रश्न होंगे जिनमें 3 अंक आपको मिलेगा। तो प्रश्न नंबर 11 लिखा है चोल राज्य में कृषि एवं सिंचाई की क्या व्यवस्था थी। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है, अगर ये प्रश्न आता है तो, कि चोल राज्य में किसानों की सहायता के लिए बड़ी संख्या में कुएं खोदे गए और टैंक बनाए गए एवं नदियों में पत्थर के बांध बनाए गए। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 11 के उत्तर में लिखना है। 12 नंबर का प्रश्न है, लिखा है पांडुलिपि तैयार करने के चार चरण कौन कौन से हैं। तो पांडुलिपि तैयार करने के 4 चरण क्या हैं। तो कागज़ तैयार करना है सबसे पहले, उसके बाद पाठ लिखना होगा, है ना, फिर क्या होगा, महत्वपूर्ण शब्दों और अंशों को उजागर करने के लिए सोना पिघलाना होता है, और फिर बाइंडिंग तैयार करना होता है। तो इस प्रकार से क्या है, मुख्य 4 चरण हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछ सकता है पेपर में, उस बार भी पूछा था। प्रश्न नंबर 13 है, इसमें लिखा है अहोम राज्य का प्रशासन कैसे संगठित था। तो उत्तर में लिखना कि 17वीं शताब्दी तक अहोम प्रशासन केंद्रीकृत हो चुका था। और दूसरे में लिखना कि एक कुल के नियंत्रण में कई क्षेत्र होते थे, किसानों को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी गई थी, समुदाय की सहमति के बड़े राजा तक इसे वापस नहीं ले सकते थे। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 13 के उत्तर में आप लिखेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको इसे कंप्लीट करना है। 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा है समुद्री गुफा का निर्माण कैसे होता है। तो इसके उत्तर में लिखिएगा समुद्री तरंगें लगातार सैल से टकराती हैं जिससे दरार विकसित होती हैं। समय के साथ बड़ी से बड़ी और चौड़ी हो जाती हैं। जो दरार है वो चौड़ी हो जाती है ना, बड़ी और चौड़ी हो जाती हैं, इनको समुद्री गुफा हम कहते हैं। तो समुद्री गुफा का निर्माण कैसे होता है, तो इस प्रकार से समझाया गया है प्रश्न में। तो ऐसे आपको लिखना है अगर उत्तर में प्रश्न में ऐसे आता है तो। प्रश्न नंबर 15 है और ये वेरी आईएमपी प्रश्न है आपका, ये कई बार परीक्षा में पूछा है कि जल चक्र किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा झीलों, नदियों और महासागरों से पानी वाष्पित होता है और वातावरण में प्रवेश करता है और बारिश के रूप में पृथ्वी पर वापस आता है। इसे ही हम जल चक्र कहते हैं, है ना। कि झील, ये मान लो झील है, नदी है ये, तो यहाँ से पानी ऐसे जाएगा ऊपर आसमान में, ऐसे जाएगा और फिर बारिश में ऐसे वापस हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न 15 का उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 16 में पूछा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में धान की खेती क्यों अधिक होती है। तो उत्तर में लिखिएगा कि इन मैदानों में पर्याप्त वर्षा, उपजाऊ मिट्टी, उचित तापमान होता है ना, इसीलिए यहाँ धान की खेती अधिक होती है ना। इस प्रकार से लिखिएगा आप प्रश्न नंबर 16 के उत्तर में। 17 नंबर का प्रश्न है, इसमें लिखा है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से क्या लाभ हुए, कोई 3 लाभ लिखिए। आपके स्कूल में मध्याह्न भोजन होता है ना, तो उसमें क्या क्या लाभ हुए हैं लिखना है। तो उत्तर में लिखना प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण को बढ़ावा मिला है। दूसरा क्या हो जाएगा कि विद्यालय में छात्रों को स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी हुआ है ना, मतलब खाना मिलता है तो ज़्यादा बच्चे स्कूल आते हैं, तो इस प्रकार से भी हुआ है। तीसरा है बच्चों के पोषण स्थिति में वृद्धि भी हुई है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 1, 2, 3 का उत्तर, यानी 1, 2, 3 में ऐसे लिखेंगे प्रश्न नंबर 17 के उत्तर में। 18 नंबर का प्रश्न पूछा है कि हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए, मतलब टैक्स क्यों देना चाहिए। तो उत्तर में लिखेंगे कि सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं में करती है जिससे सभी लोगों को फ़ायदा होता है, इसीलिए कर देना चाहिए। कर मतलब टैक्स, है ना, टैक्स हमें देना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 18 के उत्तर में लिखना है। अगर ये प्रश्न आता है तो इस प्रकार से लिखेंगे और इसके सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों।
19 नंबर में लिखा है कुछ वस्तुएं साप्ताहिक बाज़ारों में सस्ते दाम पर क्यों मिल जाती हैं। तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि साप्ताहिक बाज़ार में विक्रेता को किराया, बिजली, ये सब के पैसे नहीं देने पड़ते हैं, इसीलिए सस्ते दाम पर वस्तु मिल जाती हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 19 के उत्तर में लिखना है। 20वां नंबर का प्रश्न है कि बुनकर व्यापारियों पर किस तरह से निर्भर थे। तो उत्तर में लिखना कि जो बुनकर हैं वो कच्चे माल के लिए एवं अपने बने माल को बेचने के लिए व्यापारियों पर निर्भर होते हैं। इस प्रकार से 20 नंबर का उत्तर लिखना है। मतलब बुनकर जो है वो सामान बना देगा, लेकिन उसको बेचेगा कौन? व्यापारी, इसलिए वो व्यापारियों पर निर्भर होते हैं। अब आ जाएगा दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आपको बड़े उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 21 से 24 तक आएंगे। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ना, यानी आपको प्रश्नों के बड़े उत्तर लिखना है। तो जैसे प्रश्न नंबर 21 है, मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी। तो उत्तर में लिखिएगा कि जमींदार का मुख्य कार्य किसानों से राजस्व प्राप्त करना था और एकत्रित किए राजस्व को सरकारी खजाने में जमा करना था। ये क्या था? ये मुगल प्रशासन में जमींदार का जो था मुख्य काम था। तो इस प्रकार से आपको 21 नंबर के प्रश्न में लिखना है। 22 नंबर में आपसे पूछा है कि 15वीं सदी के बाद बंगाल में निर्मित मंदिरों की विशेषताएं लिखिए। तो इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो आप लिखेंगे कि विशिष्ट बंगाली शैली के कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में प्रभाव पड़ा। दूसरा लिख देना कि मंदिर प्रायः वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। तीसरा लिखना कि मंदिरों की छतें घास फूस की झोपड़ियों वाली होती थी और दोहरी या तिहरी सतह से बनाई जाने लगी थी। इस प्रकार से जो क्या था, ये 15वीं शताब्दी के बाद बंगाल में जो मंदिर बनते थे उनको इस प्रकार से बनाया जाता था। तो इस प्रकार से आपको लिखना है इसका उत्तर। 23 नंबर में लिखा है कि खनिज किसे कहते हैं एवं खनिज किस प्रकार मानव के लिए उपयोगी हैं। ये भी वेरी आईएमपी प्रश्न है, कई बार पूछा गया है ना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा। खनिज किसे कहते हैं? तो उत्तर में लिखना वह क्रिस्टलीय पदार्थ जो भौगोलिक परिस्थिति के परिणाम स्वरूप बनते हैं खनिज कहलाते हैं। खनिज मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं क्योंकि औद्योगिक उन्नति का आधार खनिज पदार्थ ही है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 23 के उत्तर में आपको लिखना है दोस्तों। तो ऐसे आप लिखेंगे। अब हम देखते हैं 24 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा है प्रजातंत्र में संचार माध्यम किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो प्रजातंत्र में जो संचार के माध्यम है ना, संचार मतलब आपस में बातचीत का तरीका, बातचीत का माध्यम, तो वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हम लिखेंगे कि संचार माध्यम से हमें सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा है कि यह देश विदेश के अनेक जानकारी को लोगों तक पहुंचाते हैं। और तीसरा लिख देंगे कि मानव सभ्यता के विकास में भी संचार की भूमिका होती है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 24 का उत्तर ऐसे लिखेंगे आप, अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो ये आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर था दोस्तों। और वार्षिक परीक्षा के पहले ऐसे कई सारे वीडियोस चैनल पर डलेंगे जिनमें काफ़ी सारे प्रश्न होंगे। तो उन वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। और मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करें, बहुत अच्छे से पास हों। इसीलिए चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय पर सारे वीडियोस मिले और आपके परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर आएँ। धन्यवाद दोस्तों।